हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमारे लक्ष्य एकेडमी वर्णन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सीरीज़ द्वारा जो भी हमने आप तक पहुँचाया है वो सब आपको बहुत पसंद आता होगा और इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल करते होंगे, कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने अपना 8वां चैप्टर शुरू किया था, धातु, अधातु और उपधातु, और जिसमें पहले लेक्चर में ही धातु क्या है और उसकी पहचान किस तरह की जा सकती है, अर्थात उसके प्रमुख गुणधर्मों के बारे में हमने जाना था। आज हम प्रकृति में, हमारे वातावरण में या पृथ्वी पर धातुओं की उपस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो किस रूप में और किस तरह से हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक नहीं कर पाते, बिना लाइक किए ही बंद कर देते हैं, आप मोबाइल या वीडियो ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट कि आप वीडियो अंत तक देखें। दूसरा रिक्वेस्ट कि लाइक ज़रूर करें। और तीसरा सबसे अच्छा रिक्वेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट कि आप यदि हमारे चैनल के अभी सब्सक्राइबर नहीं बने तो जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बन जाएं और हमारे चैनल से, हमारी संस्थान से जुड़ें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था कि धातु क्या है और किस प्रकार है। आज हम जानेंगे कि धातु प्रकृति में इनकी उपस्थिति को जानेंगे कि ये किस किस रूप में और किस तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी तत्व जो हैं उनकी खोज कहीं न कहीं हुई है तो इसी वातावरण में वो मिला है, या तो गैसीय रूप में है तो वायुमंडल में मिला है, या ठोस रूप में है तो पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में मिला है, या अगर वो तरल रूप में है तो भूपर्पटी के ऊपर अर्थात पृथ्वी की एकदम बाहरी सतह पर प्राप्त हुआ है। तो धातु इन्हीं रूपों में मिलेंगे। मुख्य रूप से धातु प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। धातु या तो मुक्त अवस्था में रहेंगे अर्थात इन्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं, ये प्रकृति में अकेले अपने अस्तित्व के साथ रह सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो होगा वो होगा संयुक्त अवस्था, अर्थात इस तरह की जो धातु हैं जो कि संयुक्त अवस्था में रहते हैं वो किसी न किसी अन्य धातु, किसी अशुद्धि, इन सब के साथ संयुक्त होकर प्रकृति में रहते हैं, अलग नहीं रह सकते। तो संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था में कौन रह सकते हैं? फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था कल पिछले लेक्चर में कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही सुचालक होती हैं। तो अगर वो प्रकृति में है और विद्युत की सुचालक है तो जितना ज़्यादा सुचालक होंगे, अगर डायरेक्टली किसी के स्पर्श में आते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। तो मुक्त अवस्था में वे धातु रहते हैं जो कि वातावरण में कम सक्रिय हैं। कम सक्रिय है का मतलब इनकी चालकता अपेक्षाकृत बहुत कम है। चालकता है लेकिन अपेक्षाकृत कम है। तो जो प्रकृति में कम सक्रिय है अर्थात चालकता जिनकी कम है वो धातु मुक्त अवस्था में रहते हैं या रह सकते हैं। लेकिन जिन धातुओं की सक्रियता अत्यधिक होती है अर्थात जो धातु विद्युत और ऊष्मा के बहुत अधिक सुचालक होते हैं वे संयुक्त अवस्था में प्रकृति में रहते ही हैं प्राकृतिक रूप से ही। और यदि
उन्हें निष्कर्षण के बाद हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते भी हैं तो उन्हें किसी न किसी के साथ अगर हमें स्टोर करना है, हमें नहीं, सामान्य नागरिक नहीं कर सकते, ये जो रसायनज्ञ हैं लेबोरेटरीज में काम होते हैं सारे केमिस्ट्री के, तो इन्हें अगर हम शुद्ध रूपों में प्राप्त कर भी चुके हैं, किसी रसायनज्ञ ने प्राप्त, किसी रसायन नहीं, अब तो इतनी सारी विधियां हैं कि हो ही जाती हैं, कर लेते हैं। लैब में अगर रखना है हमें कुछ दिनों के लिए, प्रोटेक्ट करना है, स्टोर करना है, तो उसे किसी अन्य के साथ ही रखा जाता है, एकदम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं। तो इनका कारण क्या है कि सक्रियता ही एक प्रमुख बिंदु है इनके मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में होने का। तो जो कम सक्रिय होंगे अर्थात जिनकी चालकता कम होगी वो धातु मुक्त अवस्था में रहते हैं, जिनकी चालकता बहुत अधिक है, बहुत अधिक सक्रिय है, वो संयुक्त अवस्था में ही रहते हैं। तो मुक्त अवस्था वाले जैसे उदाहरण देखें तो सोना, प्लेटिनम इत्यादि हैं, और भी ये प्रमुख उदाहरण है सोना और प्लेटिनम। ये मुक्त अवस्था में रह सकते हैं या रहते हैं। ऐसा नहीं कि इनमें अशुद्धियां नहीं लिपट सकती है, जमीन पे नहीं हो सकते, लेकिन अगर इन्हें मुक्त रखा जाए तो कोई भी हानिकारक प्रभाव या कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ये मुक्त रूप से रह सकते हैं। संयुक्त अवस्था में जैसे कि सोडियम, सोडियम का सूत्र है ये Na, सोडियम, लोहा, इनका भी एक एक्सेट्रा बहुत सारे, अभी हम देखेंगे भी कि किन किन रूपों में होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स सोडियम के बारे में हम जानते हैं जिसका परमाणु सूत्र Na है, इससे अगर वातावरण में शुद्ध सोडियम है उसे वातावरण में रख दिया जाए तो वो वातावरण की नमी के साथ अर्थात उसके ऑक्सीजन या वातावरण में जो जल वाष्प है उसके साथ क्रिया करके आग उत्पन्न करता है और बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, अर्थात बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी कारण से लेबोरेटरीज में सोडियम को मिट्टी के तेल के साथ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम संयुक्त अवस्था में रहने वाला धातु है, क्योंकि इसकी चालकता बहुत अधिक है, इसी कारण से इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर उसमें सोडियम अशुद्धियां हैं, वो प्रकृति में भूपर्पटी में मिट्टी में मिला हुआ है, तब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो किसी और के साथ में है। लेकिन अगर शुद्ध रूप में सोडियम प्रकृति में खुला रख दिया जाए तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। यही वजह है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है लैबों में। तो ये प्रकृति में दो ही अवस्थाएं मुख्य रूप से धातुओं के रहने की, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। तो जो मुक्त अवस्था में रह सकते हैं वो तो है ही, संयुक्त में रहते हैं तो किन किन रूपों में रहते हैं ये हम आगे अब देखेंगे। तो ये प्रकृति में दो रूपों में रहते हैं, भूपर्पटी में खनिज और दूसरा अयस्क। और इन खनिज और अयस्क का निष्कर्षण करके, शोधन करके हम शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करते हैं। तो ये खनिज और अयस्क क्या है? ये धातु, इनमें मुख्य घटक धातु ही है, कोई भी धातु हो सकता है, हर धातु का अलग अलग अयस्क होता है। तो मुख्य घटक तो इनका धातु ही है, लेकिन इनमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई हैं जो कि इन रूपों में हैं। लेकिन इन है तो दोनों में ही अशुद्धियां मिली हुई हैं, प्योर धातु नहीं है। लेकिन इनमें आपस में फिर क्या अंतर है? तो अयस्क और खनिज, खनिज अपेक्षाकृत अधिक कठोर और क्रिस्टलीय होते हैं। खनिज बहुत ही कठोर और क्रिस्टलीय होते हैं और ये भौगोलिक आपदाओं से होकर निर्मित होते हैं, यानी इनके निर्माण में काफ़ी अधिक टाइम लगता है और इनसे
धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी लंबी होती है, सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते ये खनिज होते हैं। अयस्कों में भी अशुद्धियां होती हैं, धातु मुख्य घटक होता है, लेकिन ये अपेक्षाकृत बहुत कठोर नहीं होते, इसकी तुलना में कम कठोर होते हैं और इनसे जब धातु हमें प्राप्त करना होगा, इनका शोधन करना होगा, निष्कर्षण करना होगा, तो वो बहुत ही सरल और आसान विधियों के माध्यम से की जा सकती हैं। इसीलिए अयस्क और खनिज में ये दो मुख्य अंतर है कि इनके निष्कर्षण में, खनिजों के निष्कर्षण के लिए अधिक वक्त, अधिक विधियां जो कि कठिनाइयों के साथ हैं आवश्यक होती हैं। अयस्कों के निस्तारण के लिए या निष्कर्षण के लिए सरल विधियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। खनिज अपेक्षाकृत बहुत कठोर होते हैं, चट्टानों की भांति होते हैं, लेकिन अयस्क इनकी तुलना में कम कठोर होते हैं। अब हमने कहा कि खनिज कठोर की भांति खनिज चट्टानों की भांति कठोर होते हैं, तो फिर हम खनिज को खनिज ही क्यों कहते हैं, चट्टानें क्यों नहीं कहते? तो जो खनिज होते हैं इनमें हम देखें कि खनिज किनका, इनमें मुख्य घटक क्या है, धातु है। लेकिन जो चट्टानें होंगी उनमें पत्थर, कंकड़, धूल, मिट्टी यही सब जुड़े होंगे और वातावरण के दबाव से वो पत्थर के रूप में, चट्टानों के रूप में आएंगे। लेकिन जो खनिज है उसमें धातु मुख्य घटक होगा, ये अंतर है। इसलिए इसे खनिज नहीं, चट्टानें नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि खनिज चट्टानों के रूप में ही होते हैं, बड़े बड़े खंडों के रूप में। और खनिज और अयस्क दोनों ही जब जमीन से या भूपर्पटी से प्राप्त किए जाते हैं अशुद्ध रूप में, तो वो बड़े बड़े खंडों के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात इन्हें तोड़ा जाता है, मिक्स किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, इनका निस्तारण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, फिर शोधन करके हमें वह धातु पाउडर फॉर्म में प्राप्त होता है। तो ये हो गए खनिज और अयस्क क्या है, ये हमने जान लिया। अब खनिजों के उदाहरण देख लेते हैं कि खनिज के उदाहरण क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि खनिज से किसी धातु को प्राप्त करने में कठिनाई तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तो इनके उदाहरण देखते हैं कि ऐसा इनके क्या हैं। इनके भी अयस्क होंगे लेकिन अपेक्षाकृत थोड़े टफ होंगे। तो इनका उदाहरण है लोहा, अभ्रक, कोयला, इत्यादि। ये चट्टानों के रूप में ही होते हैं प्रकृति में। अगर अयस्कों का एग्जाम्पल है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अभी देख सकते हैं नमक। इन्हें एकदम मुक्त, प्रकृति में मुक्त रूप से नहीं रखा जाता, नमक को भी, नहीं तो ये वातावरण से क्रिया करके हम घर में नमक यूज करते हैं NaCl, जिसे समुद्र से छान कर विभिन्न विधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और बहुत ही सरल विधियां हैं। तो ये नमक हम उदाहरण लिख रहे हैं जो कि अयस्क का उदाहरण है और इन्हें बहुत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इन्हें वातावरण में मुक्त रूप से नहीं रखा जा सकता। ये संयुक्त रूप से रहते हैं, या तो इन्हें एकदम छिपा कर रखा जाता है, जैसे नमक को हम डिब्बाबंद कंटेनर में रखते हैं जहां हवा न जा पाए। अगर हम खुले हवा में छोड़ देंगे तो हमारा नमक खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो NaCl है वो अयस्क फॉर्म में है, वो अयस्क है, अर्थात वो संयुक्त अवस्था में ही रहेगा, जो कि धातु का ही रूप है। इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, लेकिन वो संयुक्त रूप से है, अलग अलग नहीं है। तो ये हमने देखा खनिज और अयस्क। सबसे पहले हमने देखा कि प्रकृति में किन किन रूपों में प्राप्त होते हैं हमें धातु, और अब उनके संयुक्त अवस्था में रहने के प्रकार खनिज और अयस्क। खनिज, इनके उदाहरण अगर हम देखें तो देख लिया हमने खनिजों के उदाहरण। अब अयस्क तो है, जैसा कि
खनिजों को से धातु प्राप्त करने के लिए विधियां होती हैं, लेकिन थोड़ी जटिल होती हैं। हम अयस्कों के माध्यम से, जो भी अयस्क हैं उनके माध्यम, उनके निस्तारण से या उनके निष्कर्षण से या उनसे छांट कर, सरल भाषा में कहें कि अशुद्धियों को छांट कर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रियाएं क्या होंगी, ये हम अभी देखेंगे। तो अब धातु की प्राप्ति निष्कर्षण के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि हम अयस्कों से देखेंगे, तो सबसे पहले अयस्कों का जो पहली विधि होती है, यहाँ हम एक टेबल फॉर्म बनाते जाएंगे और इधर हम घटनाएं देखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं अयस्क है, सबसे पहले उसका सांद्रण किया जाएगा। किनका? अयस्क का। जिस भी धातु का अयस्क फॉर्म में प्राप्त है, जिसका भी है, सबसे पहले उसका सांद्रण किया जाएगा। और सांद्रण किस प्रकार होगा, यह हम अभी देखेंगे। अयस्कों के सांद्रण के लिए सबसे पहले जैसा कि हमने भी कहा था कि ये बड़े बड़े खंडों के रूप में होते हैं। कौन? खनिज और अयस्क दोनों ही। तो सबसे पहले इन्हें दलित्र में डालकर दला जाता है, और ऐसा करने पे अयस्कों के टुकड़े रूप में ही प्राप्त होते हैं, हमें खंडों के रूप में ही प्राप्त होते हैं, लेकिन छोटे छोटे खंडों के रूप में प्राप्त होते हैं। अब इन्हें और बारीक करना है, तो इन्हें अब पाउडर फॉर्म में बदला जाएगा। और किसके माध्यम से पाउडर फॉर्म में बदला जाएगा? तो जैसा कि हमने देखा, बड़े बड़े खंडों को दलित्र में डालकर दला जाएगा, तो वो छोटे छोटे खंडों के रूप में प्राप्त होंगे। अब इसके बाद वाल मिल या स्टाम्प मिल, इनमें से कोई एक में डालकर पीसा जाएगा। और पीसेंगे तो किस फॉर्म में प्राप्त होगा हमें अयस्क? पाउडर फॉर्म में। और अब इस मिश्रण का, इस पाउडर का, जो कि मिश्रण ही होगा, इसमें अशुद्धियां हैं अयस्क में, तो ये मिश्रण है। अब इसका सांद्रण किया जाएगा। सांद्रण करने के लिए अभी तक ये तैयारी कर रहे थे, और जब अब मिश्रण रूप में प्राप्त हो चुका है, तो अब इसका सांद्रण किया जाएगा। तो सांद्रण करने की विधियां क्या क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा कि सांद्रण की भी तैयारी हो रही है, और यहाँ कुछ शब्दावलियां हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, सांद्रण के पूर्व हम कुछ शब्दावलियां देख लेते हैं। तो किसी भी धातु के अयस्कों के निस्तारण के लिए या सांद्रण के लिए कुछ अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम देखें कि नमक और पानी का घोल है, और हमें नमक और पानी दोनों को अलग अलग प्राप्त करना है, तो हमें उसे ऊष्मा देना होता है। और ऊष्मा के माध्यम से वाष्प रूप में हम जल को एकत्रित कर लेते हैं, और नमक हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसमें एक नया चीज ऐड हुआ, ऊष्मा। तो इसी तरह किसी भी अयस्क के निस्तारण या सांद्रण में जो नई वस्तु या नया पदार्थ उपयोगी होता है, उपयोग में लाया जाता है, उसे कहते हैं धारित्र। अर्थात जो नई वस्तु मिलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? धारित्र।
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अयस्कों में हमें बाहर क्या निकाल के फेंकना है, तो अशुद्धियों को, और इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री। तो आगे से फ्रेंड्स हम अभी अयस्क में जो अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां न कह के गैंग या अधात्री शब्द प्रयोग करेंगे। आप यहां से ध्यान रखिएगा। कुछ नए पदार्थ जो मिलाए जाते हैं उन्हें फ्लक्स कहते हैं। जो नए पदार्थ मिलाए जाएंगे उन्हें फ्लक्स कहते हैं। और अशुद्धियों तथा नए पदार्थों की क्रिया से जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें कहते हैं धातु मल। तो यदि हम धातु मल को निकाल दें तो हमारा अयस्क शुद्ध रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धातु मल में अशुद्धियां और जो हमने नए पदार्थ डाले थे वो भी शामिल हैं। तो जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें गैंग या अधात्री, जो नए पदार्थ डाले जाते हैं उन्हें फ्लक्स, और अशुद्धियों और नए पदार्थ से मिलकर नए बने पदार्थ को क्या कहेंगे, धातु मल। तो अब अयस्कों के सांद्रण की विधियां देखते हैं। क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो विधियां अभी दो तरह की होंगी। पहला रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, और दूसरा भौतिक विधि। तो फ्रेंड्स रासायनिक विधियों, क्योंकि रसायन और रसायन में मुख्य रूप से होता है किसी तत्व या धातु के गुण। तो अगर कोई अयस्क है उसमें अशुद्धियां हैं या कोई और पदार्थ शामिल है तो रासायनिक रूप से पृथक्करण किस प्रकार करेंगे या सांद्रण किस प्रकार करेंगे, तो गुणों के अंतर के आधार पर किया जाएगा। जैसा कि मान लें हमें लोहे का अयस्क प्राप्त है और उसका सांद्रण करना है, तो लोहे का गुण कुछ और होगा और जो उसमें अशुद्धियां मिली हुई है अर्थात लोहे के अयस्क में उसका गुण भी कुछ अलग होगा और इन्हीं गुणों का जो अंतर है उसके आधार पर ही सांद्रण कर लिया जाएगा। और इस विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक विधि। किनकी रासायनिक विधि, अयस्कों के सांद्रण की रासायनिक विधि। अब हम देखते हैं भौतिक विधि। तो भौतिक विधियां दो तीन भौतिक विधियां प्रचलित हैं। सबसे पहला है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। इनमें दो तीन है। तो पहला हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो फ्रेंड्स जैसा कि इस विधि के पूरे नाम से ही समझ में आ रहा है कि अशुद्धियां धातु में से, जो कि धातु का मुख्य घटक है, उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कि आकर्षित होने का गुण रखता होगा, चुंबकीय गुण उसके अंतर्गत होगा। तो यदि अयस्क या अशुद्धि में से किसी एक का भी, या तो अयस्क या तो अशुद्धि, कोई एक चुंबकीय गुण रखता है, कोई एक चुंबकीय गुण रखता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। और इस विधि में क्या करते हैं, तो इस विधि में होता है चूंकि चुंबकीय है वस्तु और किसकी ओर आकर्षित होंगे, चुंबक की तरफ। तो एक चुंबक है और हम सब भी जानते हैं फ्रेंड्स कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ, अर्थात एन और एस। ये ध्रुव हैं चुंबक के। इस पर एक पट्टा
चलता रहता है, घूमता रहता है, काम करता है, और इसी चलते हुए पट्टे पर, ये पट्टा है, ये पट्टा चल रहा है, निरंतर चल रहा है, और इसी चलते हुए पट्टे पर जब, जैसा कि हमने देखा था कि उसे पाउडर फॉर्म में बदलते हैं अयस्क जो है, और कैसे बदलते हैं देखा था हमने, अब वीडियो पीछे करके देख सकते हैं अगर रिमाइंड ना हो रहा हो तो उसी पाउडर फॉर्म वाले अयस्क को इस पर डालेंगे, अर्थात मिश्रण जिसे नाम दिया था हमने, मिश्रण को डालेंगे, और यहाँ से पट्टी पर चलते हुए जब ये मिश्रण यहाँ आएगा तो जो चुंबकीय पदार्थ होंगे इसमें, अर्थात या तो अशुद्धि होगा या तो अयस्क होगा, तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो इधर ध्रुवों पर इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चुंबक का जो आकर्षण बिंदु होता है वो कहाँ होता है? ध्रुवों पर। तो जो चुंबकीय पदार्थ होंगे इस दोनों ध्रुवों पर इकट्ठा हो जाएंगे। और जो अनुचुंबकीय अर्थात जो चुंबकीय नहीं है वो इधर आ जाएंगे। तो इस प्रकार एक को यहाँ से स्टोर कर लेंगे और एक गुण वाले को यहाँ से स्टोर कर लेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मिश्रण है, हमारे पास एक बर्तन में मिश्रण है जिसे हमने पाउडर फॉर्म में प्राप्त कर लिया है। अब इसमें की जो अशुद्धि है, मतलब जो भी अनावश्यक चीज है वह चुंबकीय है, अर्थात आकर्षित होने का गुण किसमें है? अशुद्धि में। और जो अयस्क है, जो मेन घटक है इसका, अर्थात जिसे हमें शुद्ध रूप में प्राप्त करना है, वह अनुचुंबकीय है, अर्थात इसके अयस्क में आकर्षित होने का गुण नहीं है और अशुद्धि में आकर्षित होने का गुण है। तो ऐसी घटना में अशुद्धि क्योंकि चुंबकीय है तो इधर ये जो ध्रुवों पे है उधर क्या आ जाएंगे? अशुद्धि एकत्रित हो जाएंगे, और जो शुद्ध अयस्क बचेगा वो इधर बच जाएंगे। तो इस प्रकार अशुद्धियों को किनारे से अलग कर देंगे और जो हमें मुख्य प्राप्त होगा वो क्या होगा? अयस्क। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाएगा। ये भौतिक विधि की पहली विधि थी। अब हम आगे देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि है गुरुत्व पृथक्करण। जैसा कि फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि गुरुत्व पृथक्करण अर्थात गुरुत्वीय ऊर्जा का उपयोग इस विधि में होगा। तो किस प्रकार होगा ये हम अभी देखते हैं। तो हमने मिश्रण तैयार किया हुआ है अर्थात पाउडर रूप में। इसे एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर पानी की तेज धारा चलती हो, तेज धारा चल रही हो बहुत ही स्पीड में, उसका वेग अत्यधिक हो, और इसी तेज धारा में इस मिश्रण को लाकर क्या करेंगे? धोएंगे। और धोने पे क्या होगा कि क्योंकि फ्रेंड्स जो अशुद्धि है उसका वजन या उसका भार अथवा उसका द्रव्यमान कम होगा, जो मुख्य घटक है अयस्क है जिसमें धातु सम्मिलित है वह भारी होगा। तो भारी चीज नीचे गिरकर जम जाएगी, यहां नीचे जम जाएगा, और ये भारी क्या होगा? अयस्क। और जो अशुद्धियां थी वो पानी के साथ तेज धारा में आगे निकलकर बह जाएंगे। अशुद्धियां जो कि हल्की हैं अपेक्षाकृत वो बह जाएंगे। तो ये दूसरी विधि हुई। इसमें क्या हो रहा है कि मिश्रण को एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पानी की तेज धारा चल रही है और उसी तेज धारा में हम मिश्रण को धोएंगे। धोएंगे का मतलब उसे बहुत रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है, बस उसे पानी में ले जाकर धीरे धीरे उस पाउडर को डालना है। तो जो भारी है
अर्थात जो मुख्य अयस्क है, मुख्य घटक है, वो नीचे गिरकर जम जाएगा वहीं पर, और जो हल्की चीजें हैं अर्थात अशुद्धियां हैं, धूल है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, मिट्टी के कण थे, ये सब पानी के साथ बहकर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें शुद्ध रूप में अयस्क प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इस विधि के माध्यम से भी अयस्क का अच्छा सांद्रण हो जाएगा। एक और विधि है, तीसरी विधि देखेंगे हम अभी कौन सी है। तीसरी विधि का नाम है फेन उत्प्लावन विधि। तो फ्रेंड इसमें भी नाम हम देखें, फेन उत्प्लावन। फेन का मतलब क्या होता है? झाग। फेन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? झाग उत्प्लावन, अर्थात झाग रूप में लाकर अयस्क का सांद्रण करना। तो हम झाग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो एक बड़ा टैंक है, ये बड़ा टैंक है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। यहां जल भरा हुआ है। अब इसमें हम अयस्क को मिलाएंगे जो कि मिश्रण रूप में था, पाउडर रूप में था जो, और इसी में और क्या मिलाना है हमें? जैतून का तेल या तो यूकेलिप्टस का तेल। क्या क्या करना है? एक बड़ा टैंक लेना है जिसमें पानी भरा हो, और इसमें हम अयस्क का मिश्रण डालेंगे जिसका सांद्रण हमें करना है, और हमें नई चीज क्या मिलानी है? जैतून या यूकेलिप्टस का तेल। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि जो नया पदार्थ मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो इसमें जैतून या यूकेलिप्टस तेल क्या कहलाएगा? फ्लक्स। और जो अशुद्धि प्राप्त होगी वो क्या होगी? गैंग या अधात्री। तो इसमें ये तो क्रियाविधि हुई, इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है या क्या घटना होती है? तो यहाँ क्योंकि तेल भी डला हुआ है और अयस्क, तो जो मुख्य अयस्क होगा अर्थात मुख्य घटक वाला अयस्क होगा जिसमें अशुद्धि बिल्कुल भी ना बची हो, वो तेल के साथ मिलकर ऐसे झाग बना लेगा ऊपरी सतह पर। कौन? मुख्य अयस्क और तेल, ये दोनों मिलकर आपस में झाग बना लेंगे और पानी की सतह पर ऊपर ऊपर ऐसे तैरने लगेंगे, और इसी झाग को छानकर हम प्रमुख अयस्क को प्राप्त कर लेंगे, बाकी अशुद्धि नीचे बच जाएगी। तो ये रही फेन उत्प्लावन विधि। तो यहाँ हमने अयस्कों के सांद्रण की मुख्य रूप से तो दो ही विधियां होती हैं, रासायनिक और भौतिक। रासायनिक में गुणों के आधार पर पृथक्करण होता है, बस हमें इतना जानना है। और भौतिक विधि में तीन मुख्य विधियां हैं। पहला विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसमें चुंबकीय गुण का उपयोग हुआ था। दूसरा था गुरुत्व विधि जिसमें गुरुत्वीय ऊर्जा का अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग हुआ था। तीसरी है फेन उत्प्लावन विधि जिसमें झाग का उपयोग हुआ अर्थात झाग फॉर्म में लाकर इसका उपयोग किया गया। तो ये तीन विधियां हो गई अयस्क के सांद्रण की। हम धातु प्राप्त करेंगे अयस्क से, ये हमारा पहला स्टेप था अयस्क का सांद्रण, और अयस्क के सांद्रण की इतनी विधियां हमने देखी। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने कमेंट यहीं पे वीडियो को पॉज करके अवश्य दें, मुझे बहुत खुशी होगी। अब सांद्रण तो हो गया है, सांद्रण के बाद हमें क्या करना है? अयस्क था, प्राप्त हुआ था, उसका सांद्रण हुआ, और सांद्रण के पश्चात अब हमें जो सांद्रित अयस्क है उसका निष्कर्षण करना है।
तो ये निष्कर्षण किस प्रकार होगा, ये हम अभी अब देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो सांद्रित रूप में अयस्क हमें प्राप्त हुआ था वो कितने रूपों में प्राप्त हुआ था। तो हमें सांद्रण के बाद सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ जिसमें से अशुद्धियां निकल चुकी थी। ये 3 तरह के होंगे क्योंकि धातु भी 3 तरह के हैं। सबसे कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील। ये 3 तरह के सांद्रित अयस्क में प्राप्त होंगे क्योंकि धातु ये है और धातु में किसी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है जो इसमें आएगी, किसी धातु की चालकता सबसे कम होती है जो यहाँ आएगा, और जिसकी बीच में होती है ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, तो ये मध्यम क्रियाशीलता के अंतर्गत आएगा। अब इनका निस्तारण इनके निष्कर्षण के लिए क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रिया उपयोग में आती है, ये हम अभी देखेंगे। तो जो सबसे कम क्रियाशील सांद्रित अयस्क होगा उसे ही क्या कहेंगे, सल्फाइड अयस्क। और इस सल्फाइड अयस्क का ऑक्साइड प्राप्त करेंगे हम। ऑक्साइड प्राप्त करके भर्जन की क्रिया होगी और इसके बाद शोधन होगा, तत्पश्चात धातु प्राप्त हो जाएगा, ये शुद्ध धातु प्राप्त होगा। जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो दोनों तरह के होंगे, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क के शुद्धिकरण के लिए यहां निस्तापन विधि का उपयोग होगा और सल्फाइड के लिए हमने देखा ही है ऑक्साइड यहां बनेगा। ऑक्साइड बनाकर निस्तापन की क्रिया करेंगे, ऐसे ही इसका भी ऑक्साइड बनेगा। किस प्रकार बनेगा ये हम अभी देखेंगे। और यहाँ भर्जन की क्रिया होगी, इसके पश्चात शोधन किया जाएगा दोनों का ही, और शोधन करने के बाद शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। अब बचा अत्यधिक क्रियाशील, तो इसमें क्या क्रिया होगी ये हम अभी देखेंगे। तो इसमें होगा गलित धातु का विद्युत और इसके बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। गलित धातु का विद्युत अपघटन और इसके बाद शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया क्या है? धातु का निष्कर्षण। अयस्क था, उसका सांद्रण हुआ तो सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा और उसका अब ये निष्कर्षण की प्रक्रिया है जिसे हमने एक शब्द में लिखा है निष्कर्षण। इतनी प्रक्रियाओं के बाद निष्कर्षण होगा। कैसे होगा ये हम अभी देखते हैं। तो ये टेबल अभी हम मिटा देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि या तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप अपने किसी नोट में नोट कर लें और आगे की जो भी बातें होंगी वो अभी समझें।
तो मैं अभी इसे रफ कर रही हूँ और अब हम समझेंगे कि निष्कर्षण की क्रिया कितने रूपों में हो रही है। तो जो सबसे कम क्रियाशील वस्तु है उसका सल्फाइड अयस्क बनेगा, और सल्फाइड अयस्क का सबसे पहले काम करना है क्या कि उसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना है। और ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है, तो सबसे सरल तरीका होता है कि जिस अयस्क के ऑक्साइड प्राप्त करना है उनकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है और ऑक्सीजन से क्रिया कर कर ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो ऑक्साइड प्राप्त हो गए। अब सल्फाइड अयस्क प्राप्त होगा और इसका अब क्या करना है, भर्जन की क्रिया। तो भर्जन की क्रिया में क्या होता है ये हम अभी देखते हैं। सबसे कम क्रियाशील में यही था ना, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड प्राप्त करेंगे तो सल्फाइड अयस्क प्राप्त होगा। अब उसमें भर्जन की क्रिया होनी है। तो भर्जन क्या होगा, भर्जन की क्रिया में जो ऑक्साइड रूप में अयस्क प्राप्त है उसे वायु की अनुपस्थिति में अर्थात निर्वात में, जहां पर वायु न हो, इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वो पिघलने ना पाए, अर्थात पिघलने से पहले के लास्ट स्टेज तक गर्म करेंगे, जिससे जो ऑक्साइड है उसमें जो नमी है, जो अशुद्धियां हैं, वो वाष्प के रूप में उड़कर निकल जाए। तो यही क्रिया क्या है, भर्जन, अर्थात वह प्रक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को इतना अधिक गर्म किया जाता है जब तक कि वो पिघलने से पहले का स्टेज होता है। और ऐसा करने पर उस अयस्क के जो नमी और अशुद्धियां होती हैं वो वाष्प के रूप में उड़ जाती हैं और हमें एक निष्कर्षित धातु प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ अब ये हो जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, अपचयन। अपचयन में किसी भी क्रिया के द्वारा जो नमी है, जो अशुद्धियां हैं, वही हुआ, उसे पूरी तरह सूखा बनाना है, अर्थात नमी को पूरी तरह निकालना है। इसके बाद होगा शोधन की क्रिया। तो शोधन किस प्रकार होता है यह हम अभी देख लेंगे, अभी हम सिर्फ निष्कर्षण देख रहे हैं। तो सबसे क्रियाशील में क्या होगा, ऑक्साइड प्राप्त करेंगे तो सल्फाइड ऑक्साइड प्राप्त होगा और फिर उसका भर्जन की क्रिया होगी। भर्जन की क्रिया बाद अपचयन करेंगे, जो शेष नमी बची होगी उसे भी किसी तरह हम खत्म करेंगे और इसके बाद शोधन की क्रिया होगी जो हम अभी पढ़ेंगे। मध्यम क्रियाशील में देखेंगे दो तरह के अयस्क प्राप्त होंगे, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। इनका ऑक्साइड प्राप्त करेंगे अर्थात ऑक्सीजन से दोनों की क्रिया कराएंगे और जो कार्बोनेट अयस्क है उसके लिए निस्तापन की क्रिया होगी और जो सल्फाइड अयस्क उसके लिए भर्जन की, जो कि सबसे कम वाले में हुआ था वो हमने देखा है। उसके बाद शोधन होगा, तो शोधन हम अभी देखेंगे कैसे होगा। निस्तापन की क्रिया क्या होती है ये देखेंगे। तो निस्तापन की क्रिया में भी अति उच्च तापमान पर जो कार्बोनेट अयस्क हमें प्राप्त हुआ है उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं और इतना गर्म करते हैं कि उस धातु में जितनी भी संभावनाएं हैं रासायनिक रूप से परिवर्तन होने की, अर्थात उस अवस्था तक ले जाते हैं जिसके बाद फिर उसके रासायनिक रूप में कोई भी परिवर्तन ना हो। यही प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। और निस्तापन की प्रक्रिया किन ऑक्साइडों के लिए उपयोगी है, तो कार्बोनेट अयस्क वाले ऑक्साइडों के लिए, और भर्जन की क्रिया किसके लिए है, तो सल्फाइड अयस्कों के ऑक्साइड के लिए। फ्रेंड्स, ये डिफरेंस हमें बहुत जरूरी रूप से याद रखना है। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निस्तापन कौन
कौन से ऑक्साइड अयस्कों के लिए? तो कार्बोनेट अयस्कों के लिए, भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए। तो हमने देख लिया निस्तापन और भर्जन में बहुत अंतर नहीं है। भर्जन था जो कि वायु की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइड को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो पिघलने की स्टेज में ना आ जाए, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि वो पिघल जाए, और ताकि उसका नमी निकल जाए, यही क्रिया भर्जन कहलाती है। निस्तापन में उच्च ताप पर धातु ऑक्साइड को गर्म करते हैं जिससे उसके सभी संभावित रासायनिक परिवर्तन खत्म हो जाए। तो ये भर्जन और निस्तापन, निस्तापन होगा कार्बोनेट अयस्क के लिए, भर्जन होगा सल्फाइड अयस्क के लिए। इसके बाद शोधन की प्रक्रिया दोनों में होगी, ये हम अभी देखेंगे कि शोधन किस प्रकार होगा। तो यहां से ये प्राप्त हो जाएगा। शोधन सभी के लिए एक तरह से ही होंगे, तो हम अभी अलग से देखेंगे। अब यहाँ जो अत्यधिक क्रियाशील सांद्रित अयस्क प्राप्त होगा उन्हें गलित धातु विद्युत अपघटन, अर्थात ये जो सांद्रित अयस्क होगा जो द्रवीय रूप में होगा उसका विद्युत अपघटन प्रक्रिया करेंगे, यानी विद्युत के द्वारा उसका अपचयन कराया जाएगा, अपघटन कराया जाएगा, जिससे उसकी नमी पूरी तरह खत्म हो जाए और इस प्रकार सीधे सीधे हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाते हैं। इसमें शोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। तो ये थी पूरी निष्कर्षण विधि जिसे हमने देखा, समझा, जाना। आपको कितना समझ में आया आप अवश्य कमेंट करें। हमें आपके कमेंट्स की बहुत बहुत इंतज़ार रहते हैं। उस कमेंट्स के माध्यम से हमें हमारा उत्साहवर्धन करने में सहयोग प्राप्त होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये आप ज़रूर करें। अब निष्कर्षण हो चुका है, शोधन की प्रक्रिया होगी और शोधन के बाद धातु हमें प्राप्त होंगे शुद्ध रूप में। तो शोधन किस प्रकार होंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, ये हम अभी देखेंगे। यहां से शोधन किया जाएगा और शोधन के फलस्वरूप शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएंगे। तो शोधन की प्रक्रिया किस तरह होगी ये हम अभी देखेंगे। शोधन का मतलब है फ्रेंड्स कि लगभग सभी अशुद्धियां जा चुकी हैं और नमी भी निकल चुकी है, लेकिन कुछ परसेंटेज में अभी बचे हुए हैं मुख्य घटक धातु के अलावा भी, तो वो इस क्रियाविधि के माध्यम से पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस विधि की इस स्टेप की डिस्कशन हुआ तो शोधन की आवश्यकता होती है। और इनके शोधन के लिए 3 मुख्य विधियां हैं, द्रवण विधि, आसवन विधि और द्रवण विधि में क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा है अपने पुराने लेक्चरों में, आप उसे चेक करें, ढूंढें और उस वीडियो को पूरा देखें, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तीसरी विधि होगी विद्युत अपघटनी विधि। तो ये 3 मुख्य विधियां हैं शोधन की और इनके फलस्वरूप इनमें से किसी एक विधि का उपयोग कर शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने देखा प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति किन किन रूपों में है और उसे किस प्रकार शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आप अवश्य ही कमेंट करें, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक करने से हमारे उत्साह 10 गुना वृद्धि करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये अवश्य करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दें। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, केवल पढ़ाई करनी है। सो मोस्ट थैंक यू।